हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज बात करने वाले हैं जो कि 12th क्लास की अक्टूबर का असाइनमेंट आ चुका है, इसकी उत्तर की बात करते हैं। तो इस तरह से 4 प्रश्न आया हुआ है। इस 4 प्रश्न में सभी प्रश्न में जो कि 55 अंक आया है, टोटल मिला के यह 20 अंकों का असाइनमेंट है। जिस पर सबसे पहले प्रश्न है, यौगिक ए गर्म करने पर एक गैस बी देता है जो वायु की अवयव है। जब इस गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन के 3 मोल से उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो एक दूसरी गैस बनती है जो क्षारीय प्रकृति की होती है। गैस सी के नम अवस्था में ऑक्सीकरण करने पर यौगिक डी बनाता है जो वर्षा का एक भाग है या अम्ल वर्षा का एक भाग है। ए से डी तक यौगिक की पहचान तथा सभी पदों में उनकी आवश्यक समीकरण दीजिए। इस तरह से जो 5 नंबर का प्रश्न है, इनके उत्तर हैं कि यौगिक ए है। इस ए यौगिक को अगर गर्म किया जाए उस कंडीशन में जो कि इस तरह से नाइट्रोजन गैस बनती है, जो कि नाइट्रोजन गैस वायु का अवयव है। उसके बाद जो बी नाइट्रोजन बना हुआ है उसका रिएक्शन हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ करने से उत्प्रेरक के उपस्थिति में वह एक कंपाउंड गैस देता है जो कि अमोनिया है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। जो सी अमोनिया बना हुआ है उसका रिएक्शन नम ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराने से जो कि यह कंपाउंड नाइट्रिक ऑक्साइड देता है, जिसे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहा जाता है। और इस तरह से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वह नम या H2O के साथ रिएक्शन करके जो कि नाइट्रिक अम्ल बनाता है, वह अम्ल वर्षा का एक भाग है। प्रश्न 2 की बात करें और प्रश्न 2 में जो कि 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न की बात करें, जो सल्फर के अल्फा और बीटा अपरूपता या अपर रूप का संक्रमण ताप क्या होता है। तो इस तरह से जो सल्फर के अल्फा और बीटा अपरूप है उसकी संक्रमण ताप जो कि 369 केल्विन या जो कि 95.85 सेंटीग्रेड है। अतः जो 369 केल्विन को संक्रमण ताप कहा जाता है क्योंकि इस ताप पर जो सल्फर है वह दोनों अपरूप स्थित होते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं या यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अल्फा सल्फर जो कि 369 केल्विन से नीचे स्थित होता है और यह उस तापमान के ऊपर होने पर जो कि बीटा सल्फर बन जाता है। प्रश्न 2 की बात करें, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वह किस प्रकार के या किस प्रकार से एक वायु प्रदूषक है। इसके उत्तर है, कम सांद्रता में भी यह पौधों के लिए हानिकारक होता है। यह क्लोरोफिल बनने की प्रक्रिया को मंद करती है। पत्तियों का कटना फटना तथा हरे रंग का क्षय जिसे क्लोरोसिस इसके कारण है। इसकी सेकेंड पॉइंट इस तरह से भी बताया जा सकता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित नमी से क्रिया करके जो कि सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है, जो अम्ल वर्षा के कारण या यह अम्ल वर्षा का कारण है। यह इमारतों और संगमरमर को नष्ट करती है तथा पौधों, जानवरों, मनुष्यों में अनेक रोग को उत्पन्न करती है। इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड जो कि ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्शन करके जो कि सल्फ्यूरिक एसिड या अम्ल वर्षा बनाती है। प्रश्न 3 की बात करें, ओजोन का मात्रात्मक आकलन कैसे किया जाता है। उत्तर, जब ओजोन को पोटेशियम आयोडाइड विलयन की अधिकता में क्रियाशील किया जाता है तब आयोडीन उत्पन्न होती है। जब उत्पन्न आयोडीन को सोडियम थायोसल्फेट से क्रिया कराया जाता है तब मात्रात्मक रूप से ओजोन गैस गणना की जा सकती है, जिनकी इनकी यह केमिकल रिएक्शन है। प्रश्न 3 की बात करें,
इनकी पहला प्रश्न है, फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार के 2 उदाहरण को दर्शाइए। इसकी उत्तर है, फ्लोरीन के 2 असामान्य व्यवहार इस प्रकार से है। पहला, यह केवल एक मात्रा ऑक्सी अम्ल बनाती है, जबकि अम्ल हैलोजन अनेक ऑक्सी अम्ल बनाती है। सेकेंड नंबर बात करें, प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण हाइड्रोजन फ्लोराइड जो कि द्रव है, जिसकी क्वथनांक 293 केल्विन टेम्परेचर होता है, जबकि दूसरे हाइड्रोजन आयोडाइड गैस है। इसकी प्रश्न 2 की बात करें, जो क्लोरीन की प्रश्न यह है कि क्लोरीन के विरंजक क्रिया का कारण बताइए। उत्तर, क्लोरीन द्वारा विरंजक। जो क्लोरीन द्वारा विरंजक ऑक्सीकारक क्रिया के कारण होता है। जब क्लोरीन जल से क्रिया करती है तो यह नवजात ऑक्सीजन देती है, जो रंगीन पदार्थ का विरंजित करती है। इस तरह से जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का रिएक्शन अगर H2O के साथ कराया जाए तब यह HCl और ऑक्सीजन देता है, और इसी ऑक्सीजन को जो कि नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, जो कि रंगीन पदार्थों को विरंजित करती है या रंगहीन पदार्थ बना देता है। तो क्लोरीन का विरंजक प्रभाव स्थायी होता है। यह नमी की उपस्थिति में जो वनस्पति अथवा कार्बनिक पदार्थों का विरंजित करती है। प्रश्न 3, निम्न को व्यवस्थित कीजिए। ए है, इस तरह से हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड है। इसकी जो कि अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो जो कि इनकी उत्तर इस तरह से है, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है उसकी अम्लीय सामर्थ्य बहुत कम होता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड होता है उसकी अम्लीय सामर्थ्य जो कि बहुत ही अधिक होता है। इसे इस तरह से अगर समझे कि जो H बॉन्ड होता है, इस H के बॉन्ड पर ही निर्भर करता है कि यहां से हाइड्रोजन अगर निकले उसे जो कि अम्ल कहा जाता है। और इस तरह से हाइड्रोजन के साथ जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, इसमें जो कि आयोडीन का आकार बहुत बड़ा है, जो कि हाइड्रोजन के साथ जब अटैच रहता है तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन जो कि आसानी से निकलता है। और जो फ्लोरीन होता है वह हाइड्रोजन के साथ जब अटैच होता है, इस कंडीशन में जो फ्लोरीन की आकार बहुत ही छोटा होता है, वह इसलिए हाइड्रोजन के साथ प्रबल बंध से बंधा हुआ रहता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन आसानी से निकल जाता है। इस वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड का अम्लीय सामर्थ्य बहुत ही अधिक होता है। प्रश्न 2 की बात किया जाए, इस तरह से HClO और HClO2, HClO3, HClO4 इनकी जो कि अम्लीय सामर्थ्य को घटते हुए क्रम में लिखना है। अगर इस तरह से समझा जाए, इस कंपाउंड की जो कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह होता है इस क्लोरीन पर, अगर हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात किया जाए तो +1, क्लोरीन का हमें निकालना है, और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इस तरह से 4 है। तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर की बात किया जाए तो एक साइड इक्वल टू जो कि +7 आ जाता है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की बात किया जाए तो क्लोरीन की एक साइड इक्वल टू +5 आता है। इस पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 और यहां पास क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर जो कि +1 आ जाता है। तो इस तरह से जिसकी इसे ट्रिक के थ्रू इस तरह से समझा जा सकता है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर अधिक होता है उनकी जो एसिडिक नेचर होता है वह भी अधिक होता है। तो इस तरह से इस एटम की एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक है, और यहां पास HClO की जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। तो इस तरह से इसको इसके घटते हुए क्रम के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, प्रश्न है उत्कृष्ट गैसों में कम क्रियाशीलता होने के कोई 2 उदाहरण बताइए। तो इस तरह से जो उत्कृष्ट गैस होता है उसमें कम क्रियाशीलता होने के निम्न कारण है। इस कारण को 2 बताना है हमें, और अच्छे से पढ़े जा सकते हैं। पहला कारण यह है कि उत्कृष्ट गैस के अंतिम कक्षक में जो कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है और 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे रहते हैं, इसलिए यह उत्कृष्ट गैस की क्रियाशीलता जो कि सबसे कम होता है।
दूसरा रीजन यह बता सकते हैं कि जो उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस होते हैं, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन में जो कि 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है या संयोजकता होता है वह 0 होता है, इसलिए वह इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता है और नहीं ग्रहण कर सकता है। इसलिए जो उत्कृष्ट गैस होते हैं उनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होता है। प्रश्न 2 इस तरह से है, हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है? इसकी आंसर है हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग करते हैं क्योंकि गोताखोर द्वारा जो गोताखोरी उपकरणों में ऑक्सीजन के साथ हीलियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो हीलियम होता है वह रक्त में कम घुलनशील है, इसलिए यह जो कि कंप्रेशन को कम कर देता है और गोताखोरों को सांस लेने में कम परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हीलियम को जो कि गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 जो कि असाइनमेंट का लास्ट है, इसे देखें। NF3 एक ऊष्माक्षेपी यौगिक है, परंतु NCl3 जो कि ऊष्मा शोषी यौगिक है। इनकी आंसर है जो N नाइट्रोजन और जो क्लोरीन है इनकी आकार में बड़ा अंतर है, जिसके कारण जो नाइट्रोजन और क्लोरीन की जो बंध सामर्थ्य है वह कमजोर है। वैसे ही जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के आकार की बात किया जाए तो यह जो कि बहुत ही कम अंतर होता है, इसलिए जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन की जो बंध सामर्थ्य है वह मजबूती से बंधे रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कि NF3 जो कि ऊष्माक्षेपी यौगिक है एवं NCl जो कि ऊष्मा शोषी यौगिक है। थैंक यू।